हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज़ वगैरह बता दीजिए, क्लियर है सभी को? क्लास जो है वो कुछ दिनों के बाद होने लगी अब, है ना? चलिए, बढ़िया बढ़िया। आवाज़ वगैरह देख लीजिए, सभी से सही आ रही है। सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। बढ़िया, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। देखिए, स्टार्ट करते करते सबसे पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा। हो सकता है और मोस्टली इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी जगहों पे कि यार ये क्वेश्चंस नए हैं, ये थोड़ा टफ है, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना ये आपके लिए नए होने वाले हैं। और थोड़ा सा इनको लंबा करके कह सकते हैं कि आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो ईजिली समझ आ सकें। ठीक है, मेन मोटिव क्या है? आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको इजीली और अच्छे से समझ आ सकें, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखना है कि नया है और इसको सीखना है, बस इतना सा माइंड में आप रखेंगे। क्लियर? बढ़िया। इसके सिवा बाकी आप सब दोस्त जो हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम हो गया, वहाँ पर आप सभी दोस्त जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। इसके सिवा जो कुछ बच्चे पेड प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं, पेड प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं, क्लियर, और वो बच्चे इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। ओनली मैसेज करेंगे मेरे भाई, कॉल वगैरह कोई बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। यहाँ तक चीज़ें सब क्लियर है सभी दोस्तों को? तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बढ़िया। जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ेंगे इस क्लास में, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जो क्लासेस आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए चलिए, बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन में बात की जा रही है कि आर्मी ऑफ बटेरा, और उसने युद्ध हुआ था, ठीक है, ओ सॉरी, बैटल ऑफ बटेरा, उसका युद्ध हुआ था ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच में। बैटल ऑफ बटेरा जो है उसे जाना जाता है ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी के बीच में इनका युद्ध हुआ था। सिंपल सा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी डेट क्या है, कब हुआ था वह युद्ध। ठीक है, पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट लिखाता जाऊंगा मेरे भाई, और वो आपको लिखने पड़ेंगे, इतना सा आप ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? एक मिनट। ठीक है, तो इसे नाउन एज चिन्नसुरा बैटल भी कहा जाता है। ये आता कहाँ पर है? ये आएगा आपका बंगाल में। ये आपके सीधे सीधे जैसे मैं लिख रहा हूँ, यही सेम टू सेम नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। क्लास को अच्छे से जो है वो देखिएगा। ठीक है, और साथ ही में इसे बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। बैटल ऑफ हुगली भी जो है इसे कहा जाता है। डेट की बात कर ली जाए तो 1759 में जो है ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि डच जो है ये किसके द्वारा बुलाया गया था? डच को डच इनवाइटेड बाय, मैं आपके लिए अच्छे से डिटेल में लिखता जाऊंगा ताकि आप इससे इजीली पढ़ सकें और नोट्स में अब ये टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। जब आपके पास टाइम था तब मैं आपको बोलता था नोट्स बना लो। तो ये मीर जाफर ने जो है डच आर्मी को बुलाया था। मीर जाफर कौन था? ये बंगाल का नवाब था। कौन था मेरे भाई? बंगाल का नवाब। और इसमें जीता कौन था? तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो इसमें जीत गई थी। ठीक है, कौन जीती थी? ब्रिटिश आर्मी। इसमें यहाँ पे एक हुगली रिवर करके आ रही है। हुगली रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन सी? हुगली। हुगली को और किस नाम से जानते हैं? तो हुगली को भागीरथी रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाए, कोई क्लास समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो बेझिझक बता दीजिएगा। लाइव चैट खुला है, कमेंट बॉक्स खुला है, नंबर आपको दे दिया है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कुछ भी लगे आपको तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ट्राई करेंगे उसको और इम्प्रूव करने की। तो ये हुगली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी होती है जो ट्रिब्यूट कर रही होती है, जो मिल रही होती है। मान लीजिए कि एक नदी है, अगर इसमें कोई नदी आकर बाहर से मिल रही है
तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, क्योंकि वो उसमें ट्रिब्यूट कर रही है। अगर कोई नदी जो है इसमें से बाहर निकल रही है तो वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो वैसे ही हुगली जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर में आ जाएगी। क्लियर? किस में आएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। हुगली रिवर के ब्रिज का पूछते हैं कि इसके ऊपर ब्रिज कौन कौन से हैं। ब्रिज जो हैं ये कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस पे क्वेश्चन आता है वो आता है हावड़ा ब्रिज करके। हावड़ा ब्रिज एक आ गया, फिर एक आ जाएगा विद्यासागर, एक आ जाएगा विद्यासागर सेतु, एंड एक और आता है इसमें, वो आता है विवेकानंद। ठीक है, वो कौन सा आता है? विवेकानंद सेतु। ये हुगली के रिलेटेड ये 3 ब्रिज हैं, इन तीनों के तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देख लीजिएगा। आंसर इसका आ जाएगा 7059, ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेवल ऑफ ग्वालियर रेजिमेंट कैप्चर कानपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ तांत्या टोपे? यहां पे बात हो रही है 1857 के रिवॉल्ट की। 1857 का रिवॉल्ट मालूम है आप सभी को, ठीक है। 1857 की क्रांति, जिसे कि फर्स्ट बैटल भी कहा जाता है इंडिपेंडेंस की। क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंस की फर्स्ट बैटल जो है इसे कहा जाता है। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि तांत्या टोपे की लीडरशिप के अंडर, ठीक है, रेवल ऑफ ग्वालियर्स ने जो है कानपुर को अपने अंडर कब ले लिया था। यहां तक चीजें समझ आ गई हैं कि कानपुर को कब ले लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कि जो ये बैटल है, रिवॉल्ट है 1857 का, ये स्टार्ट कब हुआ था? रिवॉल्ट 1857 की स्टार्ट की बात करें तो 10 मई 1857। बहुत बढ़िया। साथ साथ में कोशिश कीजिए आंसर अगर आपको आते होंगे तो आंसर्स भी जो हैं वो कमेंट्स में करते जाइएगा, ठीक है। दिन आपके पास काफ़ी थोड़े बचे हुए हैं, बहुत ही कम आप कह सकते हैं, तो मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। मान के चलो 8-10 घंटे कम से कम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1857 से स्टार्ट हुआ था और चला कब तक था ये? तो 1859 तक जो है ये चला था, ठीक है। 1857 से 1859 तक जो है वो चला था। क्लियर? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बढ़िया। इसमें मेन जो है मंगल पांडे आते हैं। मेन जो हीरो आप कह सकते हैं वो कौन आएंगे इसमें? मेन वो आएंगे मंगल पांडे, क्योंकि स्टार्टिंग आप कह सकते हैं किस वजह से हुई थी? तो मंगल पांडे से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था उनको मार दिया था। इसके पीछे का रीजन क्या था रिवॉल्ट के पीछे का? कि उस टाइम पे एक बात निकली थी कि जो कारतूस होते हैं, जो बुलेट्स होते हैं, उनको मुंह के साथ छील कर गन में डालना पड़ता था। और बात यह निकली थी कि उनके ऊपर गायें और सुअर जो है इनकी चर्बी चढ़ी होती है, ठीक है। और जो हिंदू थे उसमें वो गाय का नहीं टच करेंगे मुंह के साथ, और जो मुस्लिम थे वो सुअर का नहीं टच करेंगे। तो इस वजह से उसमें गर्मी जो है उस रिवॉल्ट में ज़्यादा आ गई। तो फिर मंगल पांडे ने जो शूट किया, देन वहाँ से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मंगल पांडे के हैंग्ड के रिलेटेड पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 29 मार्च, ठीक है, इनको जो है वो फांसी दी गई थी। 1857 को इनको फांसी दी गई थी। कहां पर दी गई थी? एट बैरकपुर, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इसके सिवा पूछा जाएगा कि लीडर जो है, लीडर किसको रखा गया था? मेन लीडर। मेन लीडर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेन लीडर जो है वो कौन था रिवॉल्ट 1857 का? तो बहादुर शाह टू, ठीक है। बहादुर शाह जफर टू जो है इसे रखा गया था, और ये लास्ट मुगल रूलर भी था। ये कौन था? ये लास्ट मुगल रूलर भी था, और इसे मेन लीडर जो है वो रखा गया था। देन इसके बाद इसकी डेथ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर टू जो है इसकी डेथ जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगून जेल में। कहाँ पे? रंगून जेल में। मेरी तरफ से मेरे भाइयों पूरी कोशिश रहेगी कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा क्वेश्चन बीच में ना बच जाए जो आपको एग्जाम में आके दिख जाए, ठीक है। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाए, बट बाकायदा आपको इतना करना पड़ेगा कि उनको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। बार बार रिवीजन जो है वो लगेगी, ठीक है।
बढ़िया। तो बहादुर शाह जफर टू के रिलेटेड हो गया, ये क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। बाकी नाना साहेब कानपुर के ऊपर क्वेश्चन है, तो कानपुर से लीड कौन कर रहे थे? कानपुर के ऊपर क्वेश्चन है ना, कानपुर को कैप्चर का, तो कानपुर से लीड कौन कर रहे थे? तो नाना साहेब जो है वो कानपुर से इसको लीड कर रहे थे। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जून 1857 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यही पूछा गया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरठ से स्टार्ट हुआ था, आपको मैंने पीछे बताया है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका कि कब हुआ था स्टार्ट। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सामने क्लास लगा के रख देनी है और सुनते रहना है, उसको मेंटली प्रेजेंट रहना। वहां पे क्लास लगा के आप इधर उधर के काम कर रहे हो, चैट देख रहे हो, वैसा नहीं करना है, ठीक है। पूरा फोकस यहीं पे रखिए। बताइए जल्दी से। तो 10 मई 1857, सबसे पहले यही तो बताया लास्ट क्वेश्चन में। ये देखो ना, ये क्या बताया मैंने आपको? 10 मई 1857, ठीक है। इस टाइम पे जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो सही आंसर रहेगा। बाकी चलो, इसमें बाकी बता दिया है पीछे जो मेन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सती प्रथा के रिलेटेड। सती प्रथा में क्या होता था बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो है वो बैटल में गए हुए हैं, युद्ध लड़ने गए हुए हैं, या किसी भी तरह से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, डजेंट मैटर कि उनकी एज ज़्यादा है, कम है, जंग है, ओल्ड है, कुछ भी हो, ठीक है। क्या होता था कि उनकी वाइफ जो है उसके साथ सती कर दी जाती थी। सती मतलब उनको जला दिया जाता था उनके साथ, ठीक है। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके साथ साथ उनकी वाइफ को भी जलाया जाता था। तो ये थी सती प्रथा। तो सती प्रथा में दो नाम जो हैं वो उभर कर आते हैं जिन्होंने इसको बंद करने के लिए अच्छा खासा जोर लगाया। एक आता है विलियम वेंटिक का, ठीक है। एक क्या नाम आएगा? विलियम वेंटिक आएगा, और दूसरा आएगा राजा राम मोहन राय। दूसरा कौन सा आएगा? एक मिनट, दूसरा आएगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये दो नाम हैं जिन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए, जो आप कह सकते हैं बंद करवाने के लिए, बहुत ही अच्छे लेवल का काम किया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष में बंद हुई थी, ठीक है, किस वर्ष में जो है वो बंद हुई थी सती प्रथा। तो ये हुई थी 1829 को। 1829 को अगर मंथ भी मेंशन हो जाए तो दिसंबर महीना लिखने में घबराइएगा मत, ठीक है। तो 1829 को जो है ये बंद हुई थी। क्वेश्चन बनेंगे विलियम वेंटिक के ऊपर अगर, तो विलियम वेंटिक की बात कर ली जाए, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि सब गलत ही किया है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी की हुई हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे सती प्रथा एक बैन हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर विलियम वेंटिक के द्वारा पॉलीगैमी, एक शब्द होता है, क्या होता है? पॉलीगैमी। कोई बच्चा बता सकता है कि पॉलीगैमी का क्या मीनिंग होता है मेरे भाई? और पॉलीगैमी के साथ एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, इन दो शब्दों का कोई बच्चा मीनिंग बता सकता है कि इनका क्या मीनिंग होगा? पॉलीगैमी होता है जिसमें मेल की एक से ज्यादा वाइफ हों, ठीक है, एक से ज्यादा बीवियां जिसमें हों, ठीक है, वो होता है पॉलीगैमी। और पॉलीएंड्री होता है जिसमें फीमेल की एक से ज्यादा हस्बैंड हो, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश में भी आ सकते हैं ये वर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली जीके तो जीके ही। हाँ, पॉलीगैमी होता है जिसमें एक मेल की एक से ज्यादा बीवियां हो, और पॉलीएंड्री होता है जिसमें एक फीमेल का एक से ज्यादा हस्बैंड हो। तो विलियम वेंटिक जो है इसने पॉलीगैमी जो प्रथा थी इसको भी बंद करवाया था, इसके भी अपोज्ड में वो आ गया था। और इसी के साथ साथ एंड ओपन स्कूल फॉर वीमेन, और वीमेन्स के लिए स्कूल भी ओपन किए थे। स्कूल से याद आ रहा है वीमेन से रिलेटेड कि एक नाम आता है, ठीक है, वो आता है सावित्रीबाई फुले करके। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले जो हैं ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, ठीक है। इन्होंने भी वीमेन एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है और ये फर्स्ट फीमेल टीचर भी रही हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर भी
ये रही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्लास आपको बोरिंग लग रही हो जैसा कुछ, क्योंकि इसमें क्या कर रहा हूँ यार, मैं ना थोड़ा और ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़े और चीज़ों को ज़्यादा एलैबोरेट कर सकूँ, क्योंकि टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा पढ़ाने वाली बची हुई हैं। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मैं कवर कर सकूँ इसमें, ठीक है। सो अगर बोर भी हो रहे हो तो भाई बोरियत को दूर भगा दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास भी अभी नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ें। बाकी इसके रिलेटेड यार, एक मिनट, इन चीज़ों में कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? चलो बताओ जल्दी से मेरे को, कौन थे? अगर तो आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब कंफ्यूजन में हो अभी भी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कौन था? देन उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? ये देखो, इसमें पता क्या, ये लगते सारे सेम सेम से हैं, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या, इवन कि मैं खुद कंफ्यूज होता था भाई, उसमें कोई वो नहीं है कि छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज होता था इनमें, क्योंकि ये सब एक जैसे ही आ जाते हैं। तो बात करेंगे स्टार्टिंग से, बंगाल की बात करेंगे कि बंगाल का पहला कौन था? तो वैरेन हेस्टिंग, वैरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बात करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया का जब रूल आ गया था, ब्रिटिश इंडिया कहलाने लगा था, तब कौन था? तो तब था विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक। बात करेंगे कि ब्रिटिश इंडियन कौन था जब आज़ादी मिल गई थी, जब इंडिपेंडेंस आ गई थी, तो वो था माउंट बैटन, माउंट बैटन। बात करेंगे कि पहला भारतीय सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। एक और क्वेश्चन छूट रहा है इसमें, वॉइस रॉय करके, वॉइस रॉय भी तो थे, ठीक है। तो पहला वॉइस रॉय कौन था? वो कोई बच्चा बताएगा जल्दी से? बढ़िया, पहला वॉइस रॉय का नाम बता दीजिए अगर किसी को मालूम हो तो। आपके आंसर्स जो है वो देख पा रहा हूं मैं। पहला वॉइस रॉय नहीं, किसी का नहीं आ रहा। समी शेख, बहुत बढ़िया। इकरा नियाज, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैनिंग जो है, लॉर्ड मत लिखा करो भाई इनके आगे, है ना। ये लॉर्ड वाला इन्होंने ऐसा एज सच इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया है, सिंपल कैनिंग बोलो। तो कैनिंग जो है, ठीक है, तो कैनिंग जो है ये पहला वॉइस रॉय था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में बात की गई है मेरे भाई इंडिगो रिवॉल्ट की। इंडिगो, इंडिगो क्या होता है? इंडिगो होता है नील, नील। 12th तक तो आप सभी स्कूल बच्चे गए हुए हैं, वाइट यूनिफॉर्म ऑल सभी को लगी हुई होगी, ठीक है। वाइट यूनिफॉर्म सभी डालते होंगे, उस पर होता है ना थोड़े ब्लूइश करके जाते हैं, नील उजाला नील, ये नील वो नील। तो ये उसी की बात हो रही है। जब नील के रिलेटेड मैं आपको एक बार बता देता हूँ, नील का रिवॉल्ट चला था, ठीक है, उसमें पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। फॉर्मर्स ने शुरू किया था किसके रिलेटेड? ब्रिटिश इंडिया के रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे कि उनसे फोर्सफुली जो है वो नील की खेती करवाते थे, ठीक है। क्यों भाई क्वेश्चन में सिर्फ कैनिंग आएगा क्या? देखो भाई तुम्हारा ये ना, ये कोई मजाक लेने वाली बात नहीं है, हंसने वाला कोई जोक तो मैंने क्रैक किया नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा माइंड सेटअप ही वैसा है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सिंपल क्या बताया कि उनको लॉर्ड मत बोलो, लॉर्ड वाला कोई काम नहीं किया उन्होंने, दैट्स इट। एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज चुप रहो, ठीक है ना। तो नील की बात की जाए, इंडिगो की, तो वो उनसे क्या करते थे भाई? चुप करेगा कि नहीं? तो उनसे वो जबरदस्ती जो है वो नील की खेती करवाते थे कि नील जबरदस्ती वो लगवाओ। तो उसमें क्या हो गया कि फार्मर्स जो हैं उनको आप कह सकते हैं एक टाइप से कि जितनी उनकी इनकम आनी चाहिए थी वो आती नहीं थी, ऊपर से वो दाम बहुत कम देते थे, ठीक है, दाम बहुत कम देते थे। तो इस वजह से वहां पे जो है रिवॉल्ट छिड़ा था। किन किन के बीच में हुआ था ये रिवॉल्ट? ये हुआ था कि वहां के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट के बीच में, और वहां के फार्मर्स के बीच में, जमींदारी सिस्टम को लेके। किसको
किसको, जमींदारी सिस्टम को लेकर ये जो है रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वहां पे। अब बात की जाए इसके रिवॉल्ट के रिलेटेड की, तो इन्होंने पूछा है कि किस वर्ष में, है ना, ईयर पूछा है इन्होंने, तो किस ईयर में जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो 1859 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। 1859 से 60 तक का इसका जो है वो टाइम पीरियड रहा था। क्लियर, कितना, 60 तक का इसका टाइम पीरियड रहा था। लोकेशन की बात कर लें कहां पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश इन विच ईयर, ईयर होगा यहां पे, ईयर मेंशन किया होगा कि भीमराव अंबेडकर और पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। हाँ, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है वो पूना पैक्ट हुआ था। इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट एक्चुअल में था क्या, उसमें था क्या, पूना पैक्ट में ये था कि डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की, कि ताकि जो ब्रिटिश की असेंबली है उसमें अलग अलग जो हैं वो बैठ सकें। हिंदुओं की अलग से इलेक्टोरेट हों, मुस्लिम्स के अलग हों, सिख अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करें, क्रिश्चियन अपने आप को अलग रिप्रेजेंट करें। तो ये उनकी डिमांड थी इसको लेके पूना पैक्ट को। और मोस्टली उनका, भीमराव अंबेडकर का जो फोकस था वो ये था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दबा हुआ दबका है, ठीक है, उनको भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो दिया जाए, उनके लिए रिजर्व मांग रहे थे भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के साथ करके। तो बात करेंगे ये हुआ कब था, तो ये 1932, ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। 1932 में जो है ये हुआ था। और लोकेशन की बात कर लें उस टाइम पे ये कहां पर हुआ था, तो येरवाड़ा सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल इन पुणे, ठीक है, पुणे में ये जेल है, तो वहां पर जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सब के सब याद रखेंगे, 1932 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड एंटी रॉयलेट सत्याग्रह बिगन अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप। महात्मा गांधी की लीडरशिप में एंटी रॉयलेट सत्याग्रह जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था। बात की जा रही है रॉयलेट एक्ट की। रॉयलेट एक्ट स्टार्ट कब हुआ था महात्मा गांधी के, ठीक है, रॉयलेट बढ़िया। तो रॉयलेट सत्याग्रह, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया। तो 1919, ठीक है, 1919 में जो है ये रॉयलेट सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात की जाए ये है क्या, हुआ तो था बट है क्या वो भी तो पता होना चाहिए। इसमें ऐसा था कि पुलिस जो है, पुलिस कैन अरेस्ट एनीबॉडी विदाउट एनी रीजन। पुलिस इसमें किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी बिना किसी रीजन के, ठीक है। मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं रोड से, पुलिस आई, उसका मन किया मेरे को अरेस्ट करने का, वो अरेस्ट करके ले जाएगी। मैं अगर उनसे पूछूं क्यों किया, बोलेंगे रॉयलेट एक्ट पास हुआ है, उसके दौरान आपको पकड़ लिया है, ठीक है। तो मतलब ये सेंस वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरह की चीजें जो है ये ब्रिटिशर्स पास कर रहे थे। तो इसको लेकर जो है ये रॉयलेट सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में चलाया गया था, ठीक है। और इसके बाद ही, इसके जस्ट बाद ही आप कह सकते हैं कि 13th ऑफ अप्रैल 1919 1919 को क्या दिन था, बैसाखी थी, बैसाखी का दिन था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये भी इसी में आता था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, हत्याकांड जो है ये हुआ था। इसमें लोग जो हैं वो वहां पे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए उस जगह पे जो है इकट्ठे हुए थे, पर ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हमने सेक्शन 144 लगा दी है। सेक्शन 144 में क्या होता है कि ग्रुप्स में लोग जो है एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 4 लोग जो हैं वो खड़े रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट लोगों को ये चीज नहीं मालूम थी, लोग वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने कवरिंग करके, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो कवरिंग करके शूट का ऑर्डर जो है वो वहां पे दे दिया था। वहां पे बहुत सारे लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। बात करेंगे कि ऑर्डर जो है ये किसने दिया था।
ऑर्डर जो है वो किसने दिया था? जनरल डायर करके बच्चों को आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस व्यक्ति का फुल नेम क्या था? जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो है इसका ऑर्डर दिया गया था, देन उसके बाद वहां पे मास लेवल पे आप कह सकते हैं फायरिंग जो है वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, कौन सा एक्ट है जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? जल्दी से आंसर अगर दे सकते हैं तो बताइए जल्दी जल्दी। ब्रिटिश उठा ले जाते थे एंड 2 साल तक कोई भी नहीं मिलते थे। जलियांवाला बाग, बहुत बढ़िया। हैबियस कॉर्पस वाज सस्पेंडेड इन रॉयलेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत गजब। इसी तरह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक चीज़ मैं बताता हूँ तो उसके रिलेटेड आपको पूरी जन्म कुंडली जो है उसकी सामने आ जानी चाहिए, है ना? बढ़िया। तो मोस्टली आंसर जा रहा है, मोस्टली क्या 2-4 बच्चों का ही आंसर है बस, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्वेश्चंस नए हैं? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पीछे का आंसर दिया गया इस क्वेश्चन का मैंने 1919, ये तो बता ही दिया ना। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आंसर टिक करने का याद भी नहीं रहे तो वो थोड़ा सा देख लेना। चलिए ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है इसमें सही आंसर रहेगा। बाकी इसके रिलेटेड अगर बात की जाए, इस एक्ट के रिलेटेड बात की जाए मॉर्ले मिंटो की, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये था क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है ये था क्या, इसमें क्या चीज़ें थी? तो इसमें भी वही चीज़ को और आगे किया गया था। इसमें मुस्लिम्स को लेकर स्पेशल बोला गया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि डिमांड, मैं लिख देता हूं बच्चों, देखो अब लिख रहा हूं, पूरे आपके नोट्स बना रहा हूं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना यार, ठीक है। बाकी मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस नाम ले लेना पीडीएफ में, दैट्स इट, ठीक है। डिमांड फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इनको चाहिए थे, वो इसमें इनकी डिमांड थी। तो इसके पहले मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है ये कब बनी थी और कहाँ बनी थी? मुस्लिम लीग इससे पहले बन चुकी थी, मॉर्ले मिंटो से पहले। तो मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को जो है वो मुस्लिम लीग बनी थी। लोकेशन की बात की जाए तो ढाका जो कि बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में जो है मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है। देन इसके बाद और अगर इसके रिलेटेड पूछा जाए तो हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की बात की जाए तो हिंदू महासभा जो है ये कब बनी थी? तो हिंदू महासभा 1915 में जो है ये बनी थी हिंदू महासभा। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है ये बनाई गई थी हिंदू महासभा। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो मालूम है सभी बच्चों को, ठीक है, 1885 में, ठीक है, A.O. ह्यूमे के द्वारा जो है बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी ये भी अच्छे से आपको बता चुका हूं। ये सब चीजें आपको क्लियर हैं यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर सर विलियम हॉकिंस केम टू सूरत अंडर द रेंग ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर? जहांगीर के टाइम पीरियड पे विलियम हॉकिंस जो है ये आए थे सूरत में, ठीक है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत में आए थे। तो पूछा गया है किस वर्ष में जो है विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे थे? बढ़िया, किस वर्ष में? ठीक है ठीक है ठीक है, सही आंसर ऑलमोस्ट। बढ़िया, कुछ कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं तो गड़बड़ नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति पहले व्यक्ति थे विलियम हॉकिंस जो कि मुगल टाइम पीरियड जहांगीर के टाइम में सूरत में आए थे। नेक्स्ट,
इन विच ईयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस वर्ष में फॉर्म्ड हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में फॉर्म हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, डेट लिखेंगे 20 ऑफ मार्च, 20 मार्च 1602, ठीक है, 20 मार्च 1602 हुआ है, इस टाइम पे फॉर्म्ड हुई थी। और अगर बात करेंगे टर्मिनेट कब की गई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि लीव कब किया था, छोड़ा कब था भारत इन्होंने, तो 1799 को जो है वो लीव किया था या लेफ्ट किया था इंडिया को, ठीक है, ये इनके रिलेटेड है। बाकी चलिए एक चीज़ मेरे को आप बताइएगा कि सबसे लंबे समय तक जो है वो इंडिया में कौन रहे हैं, कौन से फॉरेनर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रहे हैं, फॉरेनर कह लीजिए या रूलर्स कह लीजिए, कुछ भी, जो मतलब भारत के नहीं थे, भारत के बाहर से आए थे, उनमें बताइएगा कि सबसे लंबे टाइम पीरियड तक जो है वो कौन रहे हैं। क्या आइडिया है आपका, आपको क्या लगता है कौन रहे हैं? क्या मुगल का टाइम पीरियड लंबा था, ब्रिटिशर्स का, कि कौन थे बताइएगा? ब्रिटिश, पुर्तगीज, फ्रेंच वाले थे, डच वाले थे, कौन थे भाई? बताओ बताओ जल्दी से। जब कोई क्वेश्चन पुट करता हूं तो एकदम से कोशिश किया करो कि उसका जो आंसर आपको मालूम हो वो बता दिया करो, ठीक है। ब्रिटिश इज द सेकंड वन, ठीक है, 200 साल ब्रिटिश, पुर्तगीज। हाँ देखो, जो बच्चे जा रहे हैं पुर्तगीज के साथ बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। पुर्तगीज जो है इनका सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है। ये सबसे पहले भारत में आए थे सन 1505 में, 1505 में ये एंटर हुए थे और गए कब थे? 1961 में गए थे। वो भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था किसके द्वारा? YR, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी लिखिए या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो है ऑपरेशन विजय जो है ये चलाया गया था। कौन सी जगह पे हुआ था ये ऑपरेशन विजय? तो ये हुआ था गोवा में। पुर्तगीज जो थे ये गोवा में बैठे हुए थे, ठीक है, गोवा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। देन ऑपरेशन विजय के दौरान इनको वहां से भगाया गया था। कब गए थे? 1961 जो है ये याद रखेंगे, सबसे लंबा समय, ठीक है, लॉन्ग टाइम। तो आंसर इसका रहेगा 20 मार्च, क्या बताया आपको मैंने? 1602। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश? इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो वो अलग होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो अलग होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रिटिश का ही सब कुछ है, नहीं। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे आई थी किस मकसद से? एक मिनट, तो उनका क्या मोटिव था ईस्ट इंडिया कंपनी का? बात की जाए, ये आए थे 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किस लिए आए थे? फॉर ट्रेड, ये ट्रेड करने के लिए आए थे। बाकी धीरे धीरे पांव जमाते जमाते आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इनसे चार्ज लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे चार्ज लिया था कब? 1858 में। कब? 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक चार्ज। पहले क्या था कि यहाँ पे वॉइस राय बनाते थे, गवर्नर जनरल बनाते थे, कुछ भी, मतलब इस तरह से रूल इधर से ही हो रहा था। फिर डायरेक्ट रूल जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था कि ब्रिटिश क्राउन को, कि वहीं से जो है वो रूल होगा, ठीक है। वाई क्वीन एलिजाबेथ अमित शर्मा, गुड। सब भूल गया आजकल भूलना नहीं है मेरे भाई, अब तो दिन पास आ रहे हैं, अभी भूल जाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? द बैटल ऑफ बक्सर फाउट इन विच ईयर? अच्छा, आपकी आपस में बातें चल रही हैं, ठीक है ठीक है।
तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर की बात कर ली जाए तो अगर डेट भी मेंशन करनी हो बीच में, अगर डेट भी मेंशन करनी हो तो 22 एंड 23 अक्टूबर, ये 2 दिन चला था 1764 में। कब? 1764 में ये 2 दिन चला था। किस किसके बीच में हुआ था? मेन पॉइंट तो यहां आएगा, ये आएगा हेक्टर मुनरो वर्सेस, दूसरी साइड थे मीर कासिम, शाह आलम टू एंड सहाजुद्दीन दौला। ठीक है, ये 3 थे एक साइड पे, और हेक्टर मुनरो के साथ जो है इनका युद्ध जो है वो हुआ था, बट एट द एंड हेक्टर मुनरो जो है ये जीत गया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो जीत गया था, और जीतने के बाद हुई थी ट्रीटी। जीतने के बाद क्या हुई थी? ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये हुई थी जीतने के बाद। क्लियर है? कब हुई थी ट्रीटी, किस डेट को हुई थी? अगर पूछ लिया जाए तो 12 अगस्त, तो 64 में ये हुआ है, तो अगले साल में ट्रीटी हो गई थी। 1765 में जो है ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी वहां पे हो गई थी। पूछ लिया जाए कि किस किसके बीच में हुई थी ये ट्रीटी, ठीक है, ये ट्रीटी किस किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू जो है ये इनके बीच में हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में ट्रीटी जो है वो हुई थी। सर का सबसे पहले स्टूडेंट मैं था, लेकिन आज भी गड़बड़ मत करो। यहां तक चीजें क्लियर है? जितना अभी तक आपको करवाया है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन में कोई डाउट बचे, किसी भाई को कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नंबर आपको स्टार्टिंग में बताया वहां बता दीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम डाउट हो बता दो। ठीक है, हमारी साइड से कोई कमी नहीं रह रही है, सबकी सब क्लासेस चल रही हैं। बस बाकायदा आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ लो यार। ठीक है, बस यही लास्ट ऑप्शन है, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई कुछ क्वेरीज होंगी तो वो बताइएगा, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो बाकी इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 1764 इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन मैकेले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो किस वर्ष में इंट्रोड्यूस हुआ था? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था? उसमें क्या था कि इंग्लिश जो है उसको मीडियम बना दिया गया था। ठीक है, कि हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में होगी, स्कूल में एजुकेशन इंग्लिश में होगी। पहले क्या था कि संस्कृत पढ़ते थे बच्चे, हिंदी पढ़ते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश मीडियम, जैसे आजकल होता ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है बच्चा, हिंदी मीडियम स्कूल आपको बहुत कम दिखेंगे, ना के बराबर ही होंगे। सभी की क्या डिमांड रहती है? इंग्लिश मीडियम। तो ये वहीं से चलता आ रहा है इंग्लिश मीडियम का चक्कर। तो वही पूछा गया है कि इंग्लिश मीडियम जो है, जो एजुकेशन सिस्टम किस वर्ष में लॉन्च कर दिया गया था? तो ये किया गया था 35 में। 35 का है ऑप्शन नंबर बी। 35 में जो है ये सिस्टम किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा पास किया गया था? तो विलियम वेंटिक। ठीक है, तो विलियम वेंटिक जो है इसके द्वारा ये पास किया गया था। इसमें इंग्लिश मीडियम कर दिया था सब कुछ, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की गई थी। एक एडिशनल क्वेश्चन बताइए जल्दी से बच्चों कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 55 मई को 14 सितंबर। ठीक है, तो 14 सितंबर जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
यहां तक क्लियर? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथल रिवॉल्ट वॉज अकर्ड? संथल रिवॉल्ट जो है वो किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइबल के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बनेगा मुंडा ट्राइब से, ठीक है, जिसमें बिरसा मुंडा नाम मेंशन होता है, और दूसरा बन सकता है संथल्स के रिलेटेड, संथली, ठीक है। तो बता दीजिए जल्दी से कि संथल रिवॉल्ट जो है वो किस वर्ष में हुआ था। बढ़िया। तो बात करेंगे संथल की मेरे भाई। तो संथल रिवॉल्ट जो है ये हुआ था 1855 में शुरू और 1856 में ख़त्म। डेट की बात कर ली जाए तो जनवरी 3 और इसमें आ जाएगा जून 30। ये इनका स्टार्ट है और ये इनका एंड है, इसके बीच में जो हुआ था। लोकेशन की बात कर ली जाए कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के एरिया में। कहां पे? झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो एरिया था वहां पर हुआ था। लीडर्स की बात की जाए, लीडर कौन थे? देखो ये चीजें आपको लिखवा रहा हूं ना, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथल रिवॉल्ट जो है वो किस एरिया में हुआ, वहां पे आपको ऑप्शन होंगे। संथल रिवॉल्ट के लीडर कौन थे, वो ऑप्शन होंगे, ठीक है। संथल रिवॉल्ट के पीछे का रीजन क्या था, वो ऑप्शंस होंगे। तो ट्राई करो मेरे भाई कि इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना। तो इनके लीडर थे कौन कौन? एक था सिद्धू और दूसरे का नाम था कन्हू मुर्मू, ठीक है। सिद्धू और कन्हू मुर्मू जो है, ये मुर्मू जैसे भी हमारे प्रेसिडेंट है ना द्रौपदी मुर्मू, ये उनका सरनेम है, ठीक है, ये उनका सरनेम है। हाँ इसके और भी थे, एक चांद भी था, एक भैरव भी था, ये 4 थे टोटल। सुन लो, ठीक है। देखो ये 4 बंदे थे, सिद्धू था, कन्हू था, एक चांद था और एक भैरव था। ये 4 बंदे थे टोटल। जो मेन लीडिंग का नाम आता है ना, तो मेन लीडर्स में ये 2 का नाम आएगा, सिद्धू और कन्हू का। रेयरली होगा कि आपको चांद और भैरव का जो है वो नाम वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर लिखा हुआ मिलता तो मैं वो भी आपको कवर कर देता हूं कि वो 2 भी थे, ठीक है। आपको ये चारों बता रहा हूं, 1 मिनट लिख ही देता हूं। चांद एंड भैरव, ये 2 भी थे, ठीक है। अगर इनका नाम लिखा हुआ मिल जाए तो इनके साथ चले जाइएगा। हो सकता है, मोस्टली चांस है कि सिद्धू और कन्हू का नाम ही आपको देखने को वहां पे मिलेगा। क्लियर? इसमें हुआ क्या था कि जो ट्राइबल पीपल्स है ना, ये संथल रिवॉल्ट जो ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल आदिवासी लोग, तो उसमें क्या था कि ऐसे अलग अलग हर किसी के नाम पे ज़मीन नहीं थी। वहाँ पे एक कॉमन लैंड हुआ करती थी कि ये कॉमन लैंड है, इसी को सभी जो है वो इसमें से प्रोडक्शन लेंगे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर वाला सिस्टम इंप्लीमेंट किया और जो मनी लैंडर्स थे, जिम्मेदार थे, उनको वहाँ पर डाल दिया कि आप इनसे भी टैक्स वगैरह लो, वसूली वगैरह करो। तो इसमें लगभग ये 60,000 बंदों की अपनी फोर्स लेके चले थे रिवॉल्ट के लिए। तो ये आएगा इसका संथल रिवॉल्ट के रिलेटेड। आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है चीजें? नेक्स्ट, बस्तर रेविलियन की बात की जाए। बस्तर रेविलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन विच ईयर? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष में भड़का था? मध्य भारत में बस्तर रेविलियन जो है, जहां बस्तर विद्रोह हो, वो किस वर्ष में भड़का था? तो ऑप्शन नंबर जा रहा है आपका डी, बी। हाँ देखो, मुझे ना अभी जो पहले तो मैं क्लासेस करवाता था बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आता था। हो सकता है कि अभी ये क्वेश्चंस आपके लिए नए हों, बट कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं। बस याद रखो, नहीं आ रहे हैं, इनको पढ़ना है, इनको याद करना है, दैट्स इट। बस इतना सा आपका भी मोटिव होना चाहिए, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 1910 जो है इसमें सही आंसर आ जाएगा। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड बुमकल रेविलियन, ठीक है। इसे बुमकल रेविलियन जो है ये भी कहा जाता है। क्लियर? कोई बात नहीं, मैं अभी देखो ट्राई करूंगा कि जो टॉपिक वाइज हैं वो भी आपको करवा दूंगा और प्रैक्टिस भी आपके साइड पे चलती रहेगी, ठीक है। घबराओ मत।
आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि करवाऊंगा यार, सब चीज़ें करवाऊंगा, बस आप पढ़ने वाले बनो। आप साथ दे रहे हो मेरा, आप अच्छे से चल रहे हो मेरे साथ, तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, है ना। बढ़िया। तो मुंडाज रेज्ड रिवॉल्ट, मुंडा का विद्रोह जो है वो किस वर्ष में हुआ था? जो बिरसा मुंडा मैं नाम ले रहा हूँ, बिरसा मुंडा, वो इसी में आएगा आपका, ठीक है, बिरसा मुंडा इसी में आएगा। बढ़िया। तो बात की जाए मुंडा रिवॉल्ट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पूछा है कि किस वर्ष में हुआ था, तो 1899 याद रखेंगे, या फिर 1899 से लेके 19 तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे जो हुआ था, इनका लीडर कौन था भाई, इनका लीडर कौन था? तो बिरसा मुंडा जो है ये इनका लीडर था, ठीक है। बिरसा मुंडा इनका कौन था? लीडर था। इसे एक नाम से जाना जाता है, कॉमन नाम डालते हैं बिरसा मुंडा के रिलेटेड कि धरती अवाब, ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि विच पर्सन इज नोन एज धरती अवाब करके, तो बिरसा मुंडा वहां पे नाम लिख दीजिएगा। एरिया की बात करेंगे कि किस एरिया में ये रिवॉल्ट हो रहा था, तो ये था झारखंड साइड। कहां पे? झारखंड साइड। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो उस साइड पे जो है ये रिवॉल्ट चल रहा था। क्लियर? देखो एक ना आपको चीज बताता हूं गैस के लिए, मान लो आपको नहीं पता है, क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है ट्राइब्स के रिलेटेड, तो ऑप्शन में दिया हुआ है हरियाणा दिया हुआ है, पंजाब दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके सिवा मान लो मध्य प्रदेश दिया हुआ है, और एक साइड पे दिया हुआ है झारखंड या छत्तीसगढ़। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि इतना सा माइंड में लो कि जंगल वगैरह किस साइड ज्यादा है, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो हैं वो प्लेन एरिया में नहीं रहते, वो घर बना के इतना नहीं रहते, वो कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे। ये आपको एक हिंट के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें टैकल करनी है, ठीक है। वो डेफिनेटली जंगलों में रहेंगे, जहाँ वो जो पहाड़ी एरिया होंगे वहाँ पे रहेंगे। अब पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे तो इतनी पहाड़ियाँ हैं नहीं, इतना जंगल एरिया है नहीं, तो डेफिनेटली आप उनको सीधा देख के ही इलिमिनेट कर सकते हो, आप उनको कट कर सकते हो। अगर गैस भी लगाने होंगे तो इस तरह से जो है आप वो गैस लगाना है, ठीक है। बाकी क्लास आज की कैसी रही मेरे भाई? ये आज की क्लास के क्वेश्चंस थे। बाकी इसका एक और पार्ट है, अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वो आपको मैं कल कवर करवा दूंगा, ठीक है। आज क्लास स्टार्ट करने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था, उस वजह से थोड़े कम ही क्वेश्चन करवा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे मैथ्स की क्लास आपकी होगी, रीजनिंग, जीके, बाकी सभी क्लासेज जो हैं उनका भी टाइम से स्टार्ट होना ज़रूरी है ना। तो क्लास में अगर कोई डाउट बचा हो किसी मेरे भाई को तो बता दो, किसी भाई को कोई डाउट बचा हो बता दो, अगर कोई चीज़ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, कुछ जेन्युइन चीज़ें हो तो। बाकी कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा मेरे भाई, क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्लास कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, और ग्रुप वगैरह हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कुछ नए बच्चे हैं वो सब, ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक की बात की जाए तो टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 मिनट का 1 आवर का कर दो, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट क्लासेस जो है 45 मिनट से ज़्यादा ही होंगी, वो उसकी टेंशन मत लीजिए। आज का मेरा क्लास थोड़ा लेट है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि 40 मिनट का तो हो गया है, 40-45 का, है ना, कोई बात नहीं। टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा ना, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इंग्लिश की क्लास लाओ, इंग्लिश की क्लास मेरे भाई ऑलरेडी चल रही है शाम को 5:45, ठीक है। इंग्लिश की क्लास कब होती है? इवनिंग 5:45 को शाम की क्लास हो रही है, शाम को। नीलू शर्मा, हाँ नीलू शर्मा, बिल्कुल डेली क्लासेस हो रही हैं। सबसे पहले सुबह जो है वो रिवीजन क्लास होती है, देन उसके बाद मेरी क्लास रहती है लाइव, देन इसके बाद मैथ्स की क्लास आएगी अभी आपकी 12 बजे, फिर 1 बजे के करीब आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, देन 5:45 पे 5:45 पे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, फिर उसके बाद जो है 7 बजे के करीब आपकी जो है वो जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, उसकी क्लास जो है वो होगी, ठीक है। इसका पीडीएफ मिलेगा, बट वो अभी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद कल आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आगे भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, तो जब वो कल भी करवा दूंगा तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको ग्रुप पे जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, सभी दोस्त अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान अभी पूरा दीजिए, 1 महीना है मेहनत का बचा हुआ है, अच्छे से मेरे भाई मेहनत कर लो, देन यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी। इतना भी कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है, मिल जाएगी, बस मेहनत करनी पड़ेगी।
तो दीजिए इजाज़त मुझे, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।